नहीं नहीं नहीं, ये ले गए इस पे। आह, रख तेरा गाना। और वो जो बोले हैं वो आ गया क्या? वो बुलाई बुलाई बुलाई, इसको वो करो ना पहले, जो बोल दिए हैं वो सब आ गया। विगत क्लास में मैंने आपसे बात किया था 1786 के अधिनियम, 1786 के अधिनियम के संदर्भ में बात किया और ये कहा था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल बनाया गया। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शर्त रखा था कि भाई हम गवर्नर जनरल बनेंगे तो हमको अधिकार चाहिए, और हम क्या चाहते हैं कि जो परिषद है, तो परिषद यदि कोई डिसीजन लेती है और यदि कोई विषम परिस्थिति आती है तो उस समय हम परिषद के द्वारा लिए गए निर्णय को निरस्त कर सकते हैं। यस राइट। कहने का मतलब हम सुप्रीमो होंगे और मेरा जो अधिकार होगा वो परिषद से अधिक होगा, उनके द्वारा लिए गए निर्णय को निरस्त करने का अधिकार। और दूसरा बात इन्होंने कहा कि हम कमांडर इन चीफ बनेंगे, यानी सेनापति का अधिकार मुझे ही होगा। और मैंने आपसे कहा था कि ये सब शर्त इन्होंने क्यों रखा था, इसलिए इनको लगता था कि अमेरिकन रेवोल्यूशन में मैंने जो अपना इज्जत खोया है, प्रेस्टीज खोया है, डिग्निटी खोया है, हम जो हार गए हैं, मेरी हर हमेशा खिल्ली उड़ाई जा रही है, उसको मैं क्या करूं, समाप्त करूं और फिर से अपनी डिग्निटी को, अपने प्रेस्टीज को फिर से मैं बनाऊं। और इसके बाद अब नया एक्ट आया, और वो एक्ट क्या आया, चार्टर एक्ट 1793। अब यहाँ पर देखिए, ये चार्टर एक्ट 1793 यहाँ पर लाया गया। ये चार्टर एक्ट 1793, ये 1793 लाया गया। ये 1793 है चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट 1793, ये चार्टर एक्ट 1793। अब देखिए, इसमें एक वर्ड का यूज किया गया है, वन वर्ड इज यूज्ड, दैट इज चार्टर। ये चार्टर क्या होता है, इस बात को जरा सा समझ लें। ये चार्टर क्या है, चार्टर ये क्या है, इस बात को देखिए। व्हाट इज चार्टर, व्हाट इज चार्टर, ये व्हाट इज चार्टर, ये चार्टर क्या है, इस बात को आप ध्यान से देखिए। तो देखिए, जो नियम जो बनता है ना, तो कैसे बनता है, ऐसा है। देखिए, इस बात को जरा सा ध्यान से आप देखिए। मान लिया जाए कोई लॉ बनाया जा रहा है, मान लेते हैं, लेट दैट कोई लॉ बनाया जाएगा। तो जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, संसदीय सरकार है, संसदीय सरकार, जो संसदीय सरकार है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में क्या होता है भाई, तो इसमें क्या हो गया, ये मुख्य कार्यपालिका प्रधान, ये राष्ट्रपति हुआ, ये राष्ट्रपति हुआ। ये क्या हो गया, चीफ एग्जीक्यूटिव हो गया, ये चीफ एग्जीक्यूटिव, चीफ एग्जीक्यूटिव, ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ गवर्नमेंट, ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ गवर्नमेंट हो जाता है। मुख्य कार्यपालिका प्रधान होता है सरकार का। तो राष्ट्रपति की मदद के लिए यहाँ पर क्या बनाया जाता है, तो इनकी मदद के लिए आपको 2 हाउस होगा। देयर विल बी 2 हाउस फॉर द हेल्प ऑफ प्रेसिडेंट। एक हाउस का नाम क्या होगा, लोकसभा, एक का नाम है लोकसभा, और दूसरे का नाम क्या है,
ये राज्यसभा, ये राज्यसभा। तो मान लेते हैं यदि कोई बिल पारित किया जाएगा, कोई बिल लाया जाएगा, ये कोई बिल लाया गया, मान लेते हैं कोई, हम लोग क्या कर सकते हैं, विधेयक, ये दैट इज विधेयक। कोई विधेयक यदि लाया जाएगा तो वो विधेयक क्या करेगा, आप कहीं भी पेश कर सकते हैं। मान लेते हैं कि लोकसभा में हमने पेश किया, तो यहाँ से 2/3 मेजोरिटी से इसको पास होना होगा। या यदि हम राज्यसभा में पेश किए हैं तो यहाँ से 2/3 मेजोरिटी से इसको पास होना होगा। तो यहाँ से यदि ये पास हुआ तो ये किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो राष्ट्रपति के लिए क्या किया जाएगा, इसके साइन के लिए जाएगा, ये साइन के लिए, सिग्नेचर के लिए जाएगा। यहाँ ये सिग्नेचर जब कर देगा तब ये क्या हो जाएगा, ये राजपत्र में चला जाएगा, ये राजपत्र में, और इसके बाद ये कानून का ये क्या ले लेगा, ये रूप ले लेगा। साइन करने के बाद, आफ्टर द साइन ऑफ प्रेसिडेंट, दैट बिल विल बी व्हाट, लॉ, वो क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें बोलेंगे कि किस बिल का क्या प्रकृति है, ये जो विधेयक की जो प्रकृति है उसके संबंध में, ये विधेयक की प्रकृति के संबंध में हम आपसे बात करेंगे। जैसे कि साधारण विधेयक का क्या प्रकृति है, धन विधेयक का क्या प्रकृति है, धन विधेयक का क्या प्रकृति है, तो ये सब बात है, वो आगे की बात है, हम आपको सुनाएंगे। लेकिन मोटे तौर पर रफली जो पारित किया जाता है इस प्रकार से बनता है, और ये जो बिल बनाया जाता है, ये जो कानून बनता है, इसी को कहा जाता है पार्लियामेंट्री लॉ। दिस इज कॉल्ड, ये क्या कहलाता है, पार्लियामेंट्री, पार्लियामेंट्री, ये पार्लियामेंट्री ये लॉ कहलाता है, ये पार्लियामेंट्री लॉ कहलाता है, संसदीय कानून कहलाता है, संसदीय, ये संसदीय कानून होता है। और ये जब कभी भी बनेगा तो ये क्या बनेगा, 2/3 मेजोरिटी से बनेगा, ये 2/3 मेजोरिटी से बनेगा। किसके द्वारा बनेगा, जनता की प्रतिनिधि के द्वारा बनेगा, ये जनता, ये जनता की प्रतिनिधि के द्वारा, ये प्रतिनिधि, प्रतिनिधि के द्वारा ये बनाया जाएगा। यानी जनता की प्रतिनिधि, जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक है, वही जाकर के इसको क्या करेंगे, कंस्टिट्यूट करेंगे, लॉ को फ्रेम करेंगे। तो ये है कानून बनाने की प्रक्रिया। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर कौन शब्द का यूज हुआ है, चार्टर शब्द का यूज हुआ है। तो चार्टर में ये सब बात नहीं की जाती। चार्टर में सीधे सीधी जो क्राउन है, जो क्राउन है, यानी इंग्लैंड का जो क्राउन है, इंग्लैंड का जो राजा है, ये क्या करेंगे, आदेश देंगे। ये क्या देंगे, आदेश। आदेश से मेरा यहाँ तात्पर्य है आज्ञा पत्र। ये क्या देंगे, आज्ञा पत्र। और आज्ञा पत्र दे करके वो क्या करेंगे कि भाई आप ठीक है, अमुक कार्य को है एलिजा
इंडिया कंपनी, ये किसको दिया था? ब्रिटिश, ये जो दिया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था। और इनसे कहा था कि आप ऐसा करिए कि पूर्व के देशों के साथ आपको हम व्यापार करने की अनुमति प्रदान करते हैं। कितने दिनों के लिए करते हैं? 20 वर्ष के लिए। पूर्व के देशों के साथ, पूर्व के देशों के साथ, देशों के साथ व्यापार करने की, व्यापार करने की अनुमति प्रदान करते हैं, प्रदान करते हैं। तो अब सवाल है कि भाई 1773 में तो आपने रेगुलेटिंग एक्ट देखा, फिर आपने क्या देखा? 1781 का अमेंडिंग एक्ट देखा, फिर आपने क्या देखा? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट देखा, फिर आपने क्या देखा? 1786 का क्या देखा? एक्ट देखा। लेकिन वहां पर चार्टर क्यों नहीं किया गया? सवाल ये है कि महाराज जो महारानी है उसने चार्टर एक्ट क्यों नहीं बनाया? तो अब यहां पर आप नियत को देखिए, उनके जो नियत है, किन का नियत है? जो इंग्लैंड की जो महारानी है उनके नियत को देखिए। अब उनकी नियत में क्या आया? तो 1793 में आप इस जगह आप ध्यान से देखिए कि किनके नियत को आपको देखना है। ये नियत किसके नियत को देखना है? महारानी के नियत को देखना है। इंग्लैंड की जो महारानी है, इंग्लैंड की महारानी, ये कहाँ की महारानी है? इंग्लैंड। ये इंग्लैंड की महारानी के आप नियत को देखिए। तो इंग्लैंड की महारानी के दिमाग में ये बात आया कि हमको विदेशी व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करना है। जो वैदेशिक व्यापार है, वैदेशिक व्यापार, वैदेशिक व्यापार, ये जो फॉरेन ट्रेड है, ये फॉरेन ट्रेड है, ये फॉरेन ट्रेड, इस पर मुझे क्या करना है? फॉरेन ट्रेड पर नियंत्रण स्थापित करना है, नियंत्रण स्थापित करना है। और इसी नियंत्रण स्थापित करने के लिए उन्होंने क्या पारित कर दिया? चार्टर एक्ट पारित कर दिया। चार्टर एक्ट ये क्या कर दिया? पारित कर दिया, पारित कर दिया। ये चार्टर एक्ट ये क्या कर दिया? ये पारित कर दिया। और कंपनी को यह एहसास दिलाया कि देखिए आप जाकर के हमसे मुक्त नहीं है, आप मेरी एक इकाई मात्र है। आप जो व्यापार कर रहे हैं विदेश में पूर्व के देशों के साथ, वो मेरे अधिकार के द्वारा, मेरे अनुमति से कर रहे हैं। आप हमसे स्वतंत्र नहीं हैं। यू आर नॉट फ्री फ्रॉम माई कस्टडी। आप मेरा केवल एक क्या है? इकाई मात्र है। मैंने आपको आदेश दिया है, मैं सुप्रीम अथॉरिटी हूं। मेरे आदेश के बिना आप पूर्व के देशों के साथ किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपकी जो अस्मिता है, योर एग्जिस्टेंस पावर, वो किससे रिलेटेड है? मुझसे। मेरे बिना आपकी कोई हस्ती नहीं। इसीलिए वैदेशिक व्यापार पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए इन्होंने क्या कर दिया? यह नियम लाया और चार्टर की क्या कर दी गई? घोषणा कर दी गई। तो मैं मानूं कि यहां तक बात आपने समझ लिया। तो अब मैं आपसे आगे कहता हूं कि ये जो चार्टर एक्ट जो बनाया गया, तो कितना
वो क्या था उस पर हम लोग बात करते हैं। व्हाट वाज सेकंड प्रोविजन, वो क्या था उस बात को अब ध्यान से आप देखें। तो दूसरा प्रोविजन ये था कि जो प्रेसिडेंसी थी, तो मैंने आपसे कह दिया है कि कौन कौन प्रेसिडेंसी है। ये मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी। तो ये जो प्रेसिडेंसी है, तो इसमें क्या कर दिया गया, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी पर गवर्नर जनरल का नियंत्रण अधिक कर दिया गया। ये जो गवर्नर जनरल का नियंत्रण और अधिक बढ़ा दिया गया, और अधिक बढ़ा दिया गया, और अधिक क्या कर दिया गया, ये बढ़ा दिया गया। और थर्ड प्रोविजन क्या लाया गया, जो थर्ड प्रोविजन था, वो थर्ड प्रोविजन में कौन सी बात हुई, शो देखिए। इसमें कह दिया गया थर्ड प्रोविजन में कि जो गवर्नर है, जो बॉम्बे के गवर्नर हैं, मद्रास के प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर हैं, ये जो गवर्नर जनरल नहीं, गवर्नर, तो गवर्नर को भी, ये जो गवर्नर है, ये गवर्नर को भी क्या दे दिया गया, वीटो का अधिकार दे दिया गया। वीटो का अधिकार, ये वीटो का अधिकार प्रदान कर दिया गया, ये वीटो का अधिकार प्रदान कर दिया गया। यानी कहने का मतलब जो परिषद निर्णय लेगी यानी इसका मतलब है अर्थात परिषद के द्वारा लिए गए निर्णय को निरस्त करने का अधिकार, निरस्त करने का अधिकार किसके पास है, ये गवर्नर के पास है, ये गवर्नर के पास है। तो इस प्रकार से 1793 के चार्टर एक्ट में प्रोविजन लाया, और इस प्रोविजन के द्वारा यह स्पष्ट हो गया कि क्राउन अब क्या चाहती है। क्राउन अब चाहती है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर अधिक से अधिक हम क्या बढ़ा दें, नियंत्रण बढ़ा दें, और धीरे धीरे उनके अधिकारों में हम धीरे धीरे क्या करते चले जाएं, कटौती करते चले जाएं, कमी करते चले जाएं, और एक समय ऐसा आवे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक अधिकार से हटा करके केवल राजनीतिक और प्रशासनिक इकाई के रूप में उसको ठहरा दें। और यही इसी पर तो काम चल रहा था कि भाई कैसे से जो व्यापारिक अधिकार है उसको छीन लिया जाए, जो राजस्व प्राप्त करता है, मनमानी करता है, अधिक पैसा कमाता है, उसके वित्तीय स्थिति को क्या कर दिया जाए, रिड्यूस कर दिया जाए, काट दिया जाए। और इसीलिए इसमें धीरे धीरे क्या बढ़ाते जा रहा है, उसके ऊपर प्रतिबंध, उसके ऊपर कड़ाई बरती चली जा रही है, नियंत्रण बढ़ाते चला जा रहा है। तो अब देखिए अब हम लोग अगले एक्ट को देखते हैं। अब अगला एक्ट क्या है, तो 1793 के चार्टर एक्ट को हम लोगों ने देख लिया। अब कौन आया भाई, तो प्रावधान क्या लाया गया कि प्रत्येक 20 वर्ष के बाद, यस राइट, प्रत्येक 20 वर्ष के बाद आफ्टर 20 ईयर्स क्या लाया जाएगा, चार्टर एक्ट लाया जाएगा। तो बोला ठीक बात है। तब कितना में चार्टर एक्ट आया, तो दूसरा चार्टर एक्ट जो लाया गया, तो चार्टर एक्ट 1813। एकदम याद रखिएगा, प्लीज रिमेंबर इट। ये क्या है, चार्टर एक्ट 1800, ये कितना है, ये 13 है। ये चार्टर एक्ट 1813,
चार्टर एक्ट 1813, ये चार्टर एक्ट 1813 ये लाया गया। ये दूसरा चार्टर एक्ट है, आप याद करना, चार्टर एक्ट 1813 लाया गया। अब ये जो लाया गया तो इसमें कौन सी परिस्थितियां थी भाई? ये जो चार्टर एक्ट लाया गया इसमें कौन सी परिस्थिति थी? तो इस परिस्थिति को आप देखिएगा। इसकी जो परिस्थिति थी, ये परिस्थिति सरकमटांसेस, ये जो सरकमटांसेस, इसका जो सिचुएशन था वो सिचुएशन क्या था? तो सिचुएशन यहाँ पर आप देखिए कि क्या सिचुएशन था। उधर फ्रांस में नेपोलियन का बड़ा प्रभाव बढ़ते चला जा रहा था और नेपोलियन ने क्या किया था, इंग्लैंड के लिए महाद्वीपीय व्यवस्था लागू कर दी थी। इसमें क्या किया था नेपोलियन ने, इंग्लैंड के लिए नेपोलियन ने इंग्लैंड के लिए महाद्वीपीय ये व्यवस्था लाया था। महाद्वीपीय व्यवस्था या नीति लाई थी। ये नीति लाया। इसमें क्या प्रावधान था? इस नीति के अनुसार ये कर दिया गया था कि कोई भी यूरोपीय देश किसके साथ कोई लेन देन नहीं करेगा, इंग्लैंड के साथ लेन देन नहीं करेगा। कोई भी यूरोपियन देश, कोई भी यूरोपियन कंट्री कोई भी यूरोपियन कंट्री किसके साथ लेन देन नहीं करेगा? व्यापारिक संबंध, कमर्शियल रिलेशन। ये क्या कह दिया गया भाई कि कमर्शियल रिलेशन किसके साथ नहीं रखेगा? कोई भी यूरोपियन कंट्री व्यापारिक संबंध या कमर्शियल रिलेशन इंग्लैंड के साथ नहीं रखेगा। यानी कहने का मतलब है इसका बायकॉट किया गया, इसका बहिष्कार किया गया। अब आप ही बतलाइए, यदि किसी के साथ इसका व्यापारिक संबंध नहीं होगा तो इसके व्यापार में घाटा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो श्योर शॉट है, वेरी श्योर शॉट, वेरी क्लियर कट मैटर इज दैट इंग्लैंड को क्या लगने लगेगा? घाटा लगने लगेगा। इंग्लैंड का व्यापारी किसी अन्य देश के साथ व्यापार नहीं कर सकता है, न तो कोई उसका व्यापारिक संबंध होगा, न तो कोई आयात निर्यात होगा। तो वो व्यापारी आखिर जाएगा कहाँ? तो इन व्यापारियों ने दबाव डालना शुरू किया। तो ये जो इस इंग्लैंड के व्यापारी ने क्या करना शुरू किया? इसके वजह से इंग्लैंड के व्यापारियों ने ये क्या किया? इंग्लैंड के व्यापारियों ने दबाव डालना शुरू कर दिया। ये दबाव डालना प्रारंभ किया। किसके ऊपर प्रारंभ कर दिया? इंग्लैंड सरकार के ऊपर ये दबाव बनाने लगा। इंग्लैंड सरकार के ऊपर ये क्या करने लगा? ये दबाव बनाने लगा कि भाई आप ये जो बाउंडेशन लगा करके रखे हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही केवल क्या करेगी? पूर्व के देशों के साथ व्यापार करेगी। 20 वर्ष तक जो उसको आप व्यापारिक मोनोपोली, ट्रेड मोनोपोली दे दिए हैं, तो हम लोग व्यापार करने के लिए कहाँ जाएंगे? आप ही बतला दीजिए। तो हम लोगों का वजूद क्या होगा जब आप हमको पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति नहीं देंगे? व्हेन यू विल नॉट गिव मी एनी परमिशन, क्या करने के लिए? टू स्टार्ट योर ट्रेड विथ ईस्टर्न कंट्रीज। तो हम लोग कैसे सर्वाइव करेंगे? हाउ कैन आई सर्वाइव? हाउ कैन आई लाइव? हम कैसे जिंदा रह सकते हैं? मेरा जो व्यापार है, मेरा जो वाणिज्य है, मेरा जो ट्रेड है, सब कुछ क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, विल बी एबॉलिश। और किधर चला जाएगा? टुवर्ड्स डिक्लाइन। इस पर कुछ करिए, प्लीज डू समथिंग ऑन दिस पॉलिसी।
आप ये नहीं कर सकते हैं। इंग्लैंड के व्यापारियों के साथ एक तरह से ये क्या है, ये माने उनकी इज्जत के खिलाफ है, उनके अधिकार के खिलाफ है। क्यों कोई केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करेगा, हम लोग क्यों नहीं करेंगे? तो ये दबाव बनने लगा, और जब ये दबाव बनने लगा ना, तब जा कर के क्राउन को इस पर विचार करना पड़ा। और वो विचार तब क्या किया, इस पर विचार करने के लिए कौन एक्ट लाया? तो एक्ट लाया, यही देखिए, अभी अभी मैंने आपको दिखाया है, ये एक्ट, यही चार्टर एक्ट 1813 लाया। तो चार्टर एक्ट 1813 में क्या प्रोविज़न लाया भाई? तो जो इतनी जो बातें चल रही थी, तो इसका इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न क्या है? तो क्या इसका इम्पॉर्टेंट ये क्या है? प्रोविजंस, इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस। जो मुख्य प्रावधान क्या है इनका, जो मुख्य प्रावधान है, मुख्य प्रावधान, ये मुख्य प्रावधान क्या है, इस बात को देखिएगा। तो मुख्य प्रावधान ये लाया गया कि फिर से इसमें कौन सा बात कह दिया गया, सॉरी, ये क्या कहा गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को केवल 2 ही चीज़ के लिए व्यापारिक अधिकार दिया जाएगा। तो इसका जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 2 क्या दिया गया? व्यापारिक अधिकार दिया गया। तो किसके साथ व्यापारिक अधिकार दिया गया? नंबर ए, चीन के साथ। ये चीन देश है, याद रखिए, चीन ही नहीं है। बहुत बच्चा इसको सोचता है कि सर भूलवश चीनी को चीन बोल रहे हैं, तो नहीं, चीन के साथ, कंट्री, चीन के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या रहेगा? व्यापारिक एकाधिकार रहेगा। ये किसके साथ व्यापारिक एकाधिकार रहेगा? तो कहता है चीन के साथ। कंट्री है, यस, कंट्री, नॉट चीनी, नॉट शुगर, चीन इज कंट्री। तो चीन के साथ क्या रहेगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार रहेगा। इसका मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चीन के साथ जिन जिन वस्तुओं का व्यापार करती है, मान लीजिए अफीम का कर रही है, मान लीजिए तंबाकू का कर रहे हैं, मान लीजिए अन्य चीज़ों का वो कर रहा है, तो भाई वही करेगा। इंग्लैंड की अन्य कंपनियां, यस राइट, उनके साथ व्यापार नहीं कर सकता, उसमें एकदम मोनोपोली बना हुआ है। ये क्राउन ने स्पष्ट कर दिया, वेरी क्लियर कट मैटर, किसके द्वारा? बाय द क्राउन, कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चीन के साथ जो उनको दिया गया अधिकार, वह व्यापारिक अधिकार दिया गया है, हम उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं। आई एम नॉट व्हाट, किसी भी प्रकार का दखल नहीं मैं देता हूं, मेरा कोई उसमें क्या होगा? हस्तक्षेप नहीं होगा, हम कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, वो व्यापार करेगा। और दूसरा बात क्या कह दिया? बी नंबर में क्या कह दिया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बी में, चाय के साथ, टी, देखिएगा चाय, ये चाय के साथ यानी चाय पर, ये कह सकते हैं चाय का, ये इसका मतलब है चाय का, यस राइट, चाय का जो व्यापारिक एकाधिकार होगा, व्यापारिक एकाधिकार वो केवल किसका होगा? ये चाय का व्यापारिक एकाधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास होगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास होगा, कंपनी के पास ये होगा। तो ये बात कह दिया। यानी अब मोनोपोली किसके कौन कौन चीज़ पर होगा? चीन अब प्लस चाय, यही दोनों पर अब क्या रहेगा? इनका ट्रेड मोनोपोली रहेगा, ये ट्रेड मोनोपोली रहेगा। और बाकी चीज़ों के जो व्यापार होगा वो इंग्लैंड की अन्य कंपनियां कर सकती है। तो इससे क्या हुआ? इंग्लैंड की अन्य कंपनी को बड़ा खुशी हुआ कि चलो भाई, उधर महाद्वीपीय नीति नेपोलियन की है, अब कम से कम एक दरवाज़ा
भारत के लिए तो खुला है, हम लोग भी जा करके भारत के साथ क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। तो थोड़ी सी उनके मन में खुशी आई, थोड़ा प्लीज्ड हुआ और कैसा लगा, फील वेरी गुड, उसको बहुत अच्छा ये लगा। इसके बाद इसमें दूसरा प्रोविजन क्या लाया गया, सेकंड प्रोविजन। व्हाट वाज सेकंड प्रोविजन? देखिए, सेकंड प्रोविजन ये ला दिया गया कि भारतीय शिक्षा पर कंपनी को प्रति वर्ष 1 लाख रुपया ये क्या करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। भाई 1 लाख रुपया आपको क्या करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। तो ये विवाद आगे चल करके आया है कि 1 लाख रुपया जो खर्च होगा वो कौन शिक्षा पर खर्च होगा, पाश्चात्य शिक्षा पर खर्च होगा या प्राच्य शिक्षा पर खर्च होगा, ये हम लोग 1833 के चार्टर एक्ट में देखेंगे। लेकिन प्रोविजन ला दिया गया कि नहीं साहब, आपको यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करना होगा, यू हैव टू एक्सपेंस 1 लाख रुपीज पर एनम, किस चीज पर करना पड़ेगा, ऑन द एजुकेशन ऑफ इंडियन पीपल, इंडिया के लोगों के पर आपको 1 लाख रुपया सालाना प्रति वर्ष पर एनम आपको क्या करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। अच्छा, अब तीसरी बात देखिए, यहां थर्ड पॉइंट में क्या इसको ला दिया गया। यहां थर्ड पॉइंट में ये जो लाया गया, ये तीसरी बात, ये 1813 के चार्टर के एक्ट के द्वारा, तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा और नियंत्रण बढ़ा दिया गया। किस पर नियंत्रण बढ़ा दिया गया, यही किसके ऊपर, यानी आप कह सकते हैं बॉम्बे और किसके ऊपर, यही मद्रास प्रेसिडेंसी के ऊपर ये क्या कर दिया गया, ये नियंत्रण बढ़ा दिया गया। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटर इज दैट इज ये वाला बात हर हमेशा पूछता है, ये ऑलवेज, ये दोनों पॉइंट हर हमेशा पूछता है। इसीलिए आप इस दोनों पॉइंट पर बढ़िया से इसको ध्यान से रखिएगा। किसके साथ मोनोपोली खत्म हो गया, चीन के साथ और चाय के साथ। दूसरी बात, 1 लाख रुपया क्या दिया गया, इस पर व्यापार शिक्षा पर, भारतीय शिक्षा पर ये क्या कर दिया गया, खर्च करने का अधिकार दिया गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये बात है। अब हम लोग यहाँ से चल देते हैं, इसके बाद यहाँ से चलते हैं 1833 का चार्टर एक्ट। अब 1833 का चार्टर एक्ट के बारे में बात करते हैं। 1833 का चार्टर एक्ट, ये चार्टर एक्ट 1833 का चार्टर एक्ट। तो जो 1833 का जो चार्टर एक्ट आया, तो हुआ क्या था, इसकी जो परिस्थितियां थी, इनकी जो परिस्थिति थी, सर्कमस्टांसेस था, सिचुएशन था, ये सिचुएशंस था, वो क्या था। तो इंग्लैंड में बहुत सारे उदारवादी नेता थे। उदारवादी नेताओं का इंग्लैंड में क्या था, इंग्लैंड में उदारवादी नेताओं का प्रभाव था। ये उदारवादी नेताओं का प्रभाव, ये प्रभाव। यहाँ पर क्या डिमांड किया जा रहा था कि भाई दास प्रथा का अंत हो, ये दास प्रथा का ये क्या किया जाए, अंत किया जाए। क्या मांग किया जा रहा था, तो भारतवर्ष में यही राजा राम मोहन राय जी लोग थे। ये राजा राम मोहन राय ये लोग भी मांग कर रहे थे। ये लोग भी मांग क्या कर रहे थे भाई, पाश्चात्य शिक्षा की मांग कर रहे थे। पाश्चात्य शिक्षा कि भारतवर्ष में क्या होना चाहिए, पाश्चात्य शिक्षा होनी चाहिए। पाश्चात्य शिक्षा होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए, प्रेस की स्वतंत्रता, ये प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये सब यहाँ पर मांग कर रहे थे। यहाँ पर जो मांग कर रहा था, तो ये सब का जो प्रभाव पड़ा, ये इंग्लैंड के सरकार पर प्रभाव पड़ा।
और इंग्लैंड की सरकार को लगने लगा कि कौन प्रोविज़न लाया जाए जिससे कि इंग्लैंड का जो उदारवादी नेता है वो भी खुश हो जाए, दास प्रथा का अंत हो जाए, राजा राम मोहन राय जो ये सब बात उठा रहे हैं उनकी भी इच्छा की पूर्ति हो जाए। तो ऐसा चार्टर एक्ट लाया गया जिसमें ये प्रावधान तय किया गया कि इन सबों की आकांक्षा की पूर्ति की जाए, जो इनका डिजायर है उस डिजायर को क्या किया जाए, पूर्ति किया जाए। तो भाई इसमें और कौन चढ़ कर के बात कर रहा था? ईसाई मिशनरी। ये क्या कर रहा था? ईसाई मिशनरी। ये ईसाई मिशनरी ये बात कर रहे थे, ये दबाव डाल रहे थे कि हमको भारत जाने का अलाउ करिए, हम भारत जाना चाहते हैं। हम कहाँ जाना चाहते हैं? भारत जाना चाहते हैं, भारत जाना चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? हम ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। ईसाई धर्म का हम क्या चाहते हैं? प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, करना चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? भारतवर्ष में शिक्षा का, ये शिक्षा का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, करना चाहते हैं। अब आप यहाँ पर देखिएगा, ये सब जो बात है कितना प्रभावी है, ये जो परिस्थितियाँ बन रही है वो कितना हाउ मच इफेक्टिव फॉर ब्रिटिश क्राउन। देखिए ये आपको कैसा लग रहा है? ईसाई मिशनरी कह रहा है कि हम इंडिया जाना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू गो इंडिया। किस पर्पस के लिए? फॉर व्हाट, विच पर्पस? टू प्रोपागेट द क्रिश्चियनिटी। तो प्रोपागेट द क्रिश्चियनिटी क्यों साहब? आप ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार क्यों करना चाहते हैं? और इंग्लैंड सरकार इससे प्रभावित भी क्यों हो गई? तो इंग्लैंड सरकार का मानना है या कोई भी गवर्नमेंट का मानना है, मे बी एनी गवर्नमेंट जिनके पास अंडरस्टैंडिंग पावर है, वन हु हैव अंडरस्टैंडिंग पावर दे विल अंडरस्टैंड, कि यदि प्रजा का धर्म यानी कॉलोनी के लोगों का धर्म और जो शोषक है यानी जिसने कॉलोनी बसाया है, राजा का धर्म, यदि दोनों का धर्म एक हो जाए तो प्रशासन चलाने में सहूलियत होती है। तो प्रशासन चलाने में क्या हो जाएगा? ये काफ़ी सहूलियत होगी। जैसे कि मैं बोलूँ, ईसाई मिशनरी कह रहा है कि हम भारतवर्ष में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। तो यहाँ क्या अंडरस्टैंडिंग पावर है भाई? कि राजा भी ईसाई, राजा, इट मीन्स दैट क्राउन, ये क्राउन भी यहाँ पर क्या है भाई? तो क्राउन भी यहाँ पर क्या? क्राउन का धर्म यहाँ क्या हो गया? ये ईसाई कौन धर्म कह सकते हैं? क्रिश्चियन धर्म, यानी ईसाई धर्म कह सकते हैं। ये ईसाई धर्म हो गया, ये ईसाइयत ये भी। और जनता का भी हो जाए, ये जनता का भी धर्म ये क्या हो जाए? ईसाई धर्म, ये भी ईसाई बन जाए। तो स्वाभाविक बात है, राजा और प्रजा यदि दोनों एक ही धर्म के हो जाएं तो प्रशासन चलाने में, प्रशासन संचालित करने में, टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन वेरी इजी। तब ये क्या हो जाएगा? आफ्टर दैट एडमिनिस्ट्रेशन विल बी वेरी इजी। क्या करने के लिए? टू रन, चलाने के लिए ये बड़ा इजी हो जाएगा। इसलिए इनको लगा कि नहीं, ये सही कह रहा है। अब शिक्षा की बात है कि यदि अंग्रेजी शिक्षा दे दिया जाए तो भाई और इजी हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इसी बात को ध्यान में रखा गया और ध्यान में रख करके प्रोविजन लाया गया। देखिए आराम से मेरी बात को सुनिए। यदि कोई सरकार, कोई राजा, कोई तंत्र, कोई प्रोविजन यदि लाता है तो किस आधार पर लाता है? उस काल को देख करके, परिस्थिति को देख करके, सिचुएशन को देख करके, लोगों की मांग को देख करके, और क्या प्रभावी होगा, विच विल बी इफेक्टिव अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस दे लॉन्च्ड। क्या लॉन्च करता है? प्रोविजन को लाता है और वो क्या करता है? इम्प्लीमेंट करता है। दे विल इम्प्लीमेंट सम बेटर प्रोविजंस। किसके लिए प्रोविजन वो लाता है? अपने हित के लिए वो प्रोविजन लाता है। तो देखिए क्या क्या प्रोविजन लाया, सो देखिए व्हाट वेयर मेन प्रोविजन इन दिस। क्या इसमें मेन प्रोविजन था? सो देखिएगा, ये मुख्य प्रावधान क्या था, सो देखिए। तो मुख्य प्रावधान में पहला क्या था भाई? तो जो पहला प्रावधान था, अब क्या कर दिया गया? बंगाल के गवर्नर को 1833 के चार्टर एक्ट के तहत 1833
1833 के चार्टर एक्ट, ये चार्टर एक्ट के तहत, चार्टर एक्ट के ये क्या कर दिया, तहत क्या कर दिया, बंगाल के गवर्नर को, बंगाल के गवर्नर जनरल को, गवर्नर ये जनरल, ये बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बना दिया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। भारत का गवर्नर ये क्या कर दिया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, ये बना दिया। कहा भाई अब यही गवर्नर जनरल होगा। और दूसरा काम क्या कर दिया, देखिए अपने हित के लिए क्या कर दिया गया कि वो जो उनको विधायी शक्ति दिया था, किनको, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी अब प्लस मद्रास प्रेसिडेंसी को, मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी को दिया गया, ये दिया गया विधायी अधिकार छीन लिया। ये विधायी अधिकार ये क्या कर लिया, ये विधायी अधिकार छीन लिया, ये विधायी अधिकार छीन लिया। इसका मूल उद्देश्य था कि कानून की समरूपता स्थापित करना था। इसका मूल अधिकार कहना यही था। इसका जो मूल उद्देश्य था, मूल उद्देश्य कानून की समरूपता, ये कानून की समरूपता, समरूपता ये क्या करना था, स्थापित करना था, स्थापित करना था। ये कानून की समरूपता क्या करना था, स्थापित करना था। क्यों भाई, इसलिए बंगाल का गवर्नर जनरल अलग बनाएगा, मद्रास का अलग बनाएगा, बॉम्बे का अलग बनाएगा, तो कानून में क्या हो जाएगी, विसंगतियां आ जाएगी। कौन माने कौन नहीं माने, बॉम्बे वाला क्या कहता है, मद्रास वाला क्या कहता है, ये समस्या उत्पन्न हो जाएगी। देयर विल बी व्हाट, क्या क्रिएट हो जाएगा, प्रॉब्लम। इसीलिए इसमें निर्णय लिया गया कि नहीं, कानून की समरूपता स्थापित करना बहुत जरूरी है, वेरी नेसेसरी टू एस्टेब्लिश यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ। यदि यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ नहीं होता है तो देश का जो शासन है, प्रशासन है, वो बेहतर ढंग से नहीं चल सकता है। स्मूथली कांट रन, ये बिल्कुल स्मूथली नहीं चल सकता है। इसीलिए यहाँ पर ये स्थापित कर दिया। अब चौथी बात देखिए, तीसरी बात यहाँ पर देखिए कौन सा बात कर दिया, ये थर्ड पॉइंट में कौन सा बात कर दिया, इस बात को आप ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर क्या कह दिया, जो ईसाई मिशनरी है, ये ईसाई मिशनरी, ईसाई मिशनरी, ये ईसाई मिशनरी, ईसाई मिशनरी को कह दिया कि ठीक है आप जाइए। ईसाई मिशनरी को भारत क्या कर दिया गया, भेजा गया। ये भारत भेजा गया, तो किस कार्य के लिए भेजा गया, तो हमने अभी अभी कहा है, जस्ट आई हैव सेड यू। क्या उनका कहना था कि हम भारत में क्या चाहते हैं, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। वहाँ के लोगों को हम क्या करना चाहते हैं, धर्मांतरण करना चाहते हैं, हम उनको ईसाई बनाना चाहते हैं। और यदि वो ईसाई बन जाएंगे तो भारत का जो कॉलोनी है, ब्रिटिश कॉलोनी है, उसका कार्यकाल वो लंबे काल तक बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, इसलिए बढ़ेगा कि भारत के लोग ही अंग्रेजी शासन को उचित ठहराने लगेगा। याद रखिएगा, यदि कोई देश का निवासी, यदि किसी देश का निवासी विदेशी शासन को क्या कहने लगे कि नहीं इनका शासन अच्छा है, तो उस देश के लोग उस सरकार को, उस कॉलोनी को, उस वहाँ के विदेशी राजा को भगाने में काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, इसलिए कि आप ही के देश के लोग उनकी शासन व्यवस्था को अच्छा बता रहा है। तो दो गुट हो जाएगा, एक गुट हो जाएगा कि भाई वो अच्छा कर रहा है, और दूसरा गुट कहेगा नहीं वो बुरा कर रहा है। तो भगाने में अपने में क्या शुरू हो जाएगा, रस्साकस्सी हो जाएगा। अपने में क्या पैदा होगा, व्हाट विल बी प्रोड्यूस, कन्फ्लिक्ट किस में पैदा हो जाएगा, अपने में। और जब ये कन्फ्लिक्ट अपने में पैदा हो जाए ना, तो समस्या बहुत गंभीर हो जाती है। ये जो कॉलोनी है, उपनिवेश का कार्यकाल बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि यस ओके आप जाइए। ईसाई मिशनरी भारत में भेजा गया। उसका पर्पस क्या था, भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। क्या था, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना,
प्रचार प्रसार करना, ये एक बात। और दूसरा क्या कह दिया भाई, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। ये कौन बात कह दिया गया, ये शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, ये बात कह दिया। तो ये दो काम, तीसरा काम। अब चौथा काम यहाँ पर क्या कर दिया गया, यहाँ पर प्रोविजन लाया गया। कि क्या प्रोविजन लाया गया, कि दास प्रथा का अंत। ये दास प्रथा, ये जो स्लेवरी सिस्टम है, ये स्लेवरी सिस्टम को क्या कर दिया जाए, ये दास प्रथा को समाप्त करने के लिए, दास प्रथा को समाप्त करने के लिए क्या लाया जाए, प्रोविजन, प्रावधान लाया जाए। ये प्रावधान, ये क्या किया जाए, लाया जाए। तो यहाँ पर दास प्रथा के समाप्त करने के लिए प्रावधान लाया गया कि साहब ये दास प्रथा जो है ना, ये अगेंस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। ये किसके खिलाफ है, ये जो स्लेवरी सिस्टम है, ये जो स्लेवरी सिस्टम है, ये किसके अगेंस्ट है, अगेंस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। ये किसके खिलाफ है, ह्यूमैनिटी। ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, ये मानवता के खिलाफ है, ये मानवता के खिलाफ है। तो ये बात लाया गया। और इंग्लैंड में कब खत्म कर दिया गया दास प्रथा, देखिएगा, समझिएगा। इंग्लैंड में कब कर दिया गया, 1833 में। 1833 में इंग्लैंड में ये क्या समाप्त कर दिया, इंग्लैंड में दास प्रथा समाप्त कर दिया। दास प्रथा ये क्या किया, समाप्त कर दिया। ये दास प्रथा समाप्त कर दिया। और भारत में कितना में कर दिया, तो भारत में जो दास प्रथा समाप्त किया, भारत में दास प्रथा ये समाप्त किया। कितना में कर दिया, 1843 में। लेकिन जो रूट था, जो बेसिक प्रोविज़न था, वो बेसिक प्रोविज़न कहाँ पर डाल दिया गया था, ये बेसिक प्रोविज़न 1833 के चार्टर एक्ट में ही ये डाला जा चुका था। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा, ये 4 एक्ट को आपने देखा और समझा कि क्या क्या है। तो इससे जो भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा, तो मैं मानूं कि आप इसको सॉल्व कर दोगे। क्यों, मैंने इसको बहुत सुंदर तरीके से, वेरी ब्यूटीफुल्ली आई हैव एक्सप्लेन्ड, इसकी क्या कमियां हैं, कौन सी परिस्थितियां हैं, किस प्रकार के प्रश्न इसमें उठाए जा सकते हैं। तो ये सारी बातों को आप बेहतर ढंग से समझें। और मैं आशा करता हूं कि जो प्रश्न पूछा जाएगा, चाहे वह ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वह सब्जेक्टिव हो, आप उसको लिख सकते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि 1833 के चार्टर एक्ट का क्या करें, मुख्य प्रावधानों की चर्चा करें। तो स्वाभाविक बात है कि 1833 का जो चार्टर एक्ट है, इसके मुख्य प्रावधान क्या है, देखिएगा। 1833 के चार्टर एक्ट का नंबर 1, 1833 के चार्टर एक्ट के, ये चार्टर एक्ट के मुख्य प्रावधानों का उल्लेख करें, ये उल्लेख करें। तो आप आसानी से इसको क्या कर देंगे, उल्लेख कर देंगे। यदि आपसे ये पूछता है कि चार्टर एक्ट में कहाँ तक मानवता पर विचार किया गया, चार्टर एक्ट का संबंध मानवता से था, कहाँ से, मानवता से था, मानवता से इसको जोड़कर दिखाने के लिए कह दिया जाए, तो आप दास प्रथा वाला बात कह दीजिएगा कि भाई उसी के चलते 1833 में इंग्लैंड में और 1843 में कहाँ पर, भारतवर्ष में ये समाप्त कर दिया जाएगा। तो 1833 के चार्टर एक्ट का मानवता से कैसे रिलेशन है, यह भी आपने देख लिया। और एक पॉइंट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, शायद मैंने छोड़ दिया, उसको मैं आपको कह देता हूँ, देख लेता हूँ कि वो प्रोविज़न मैंने लिखा है या नहीं लिखा है। ये देख लेते हैं, जस्ट 1 मिनट। देखिए, हाँ, एक पॉइंट इसमें ये आपका छूट गया है, और वो पॉइंट आपका यहाँ जो छूटा है, तो ये क्या कर दिया गया, देखिएगा। ये बात सही है, क्वेश्चन जो मैंने कहा वो राइट है। अब एक पॉइंट यहाँ पर क्या छूट गया, अगला पॉइंट
कि 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा एक्ट के ये क्या कर दिया गया द्वारा कंपनी के सारे व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। कंपनी के सारे व्यापारिक एकाधिकार ये क्या कर दिया गया समाप्त कर दिया गया। तो जो व्यापारिक एकाधिकार दिया था कि चीन के साथ आपका मोनोपोली होगा, ट्रेड मोनोपोली होगा, चाय के व्यापार पर आपका एकाधिकार होगा, सब समाप्त। अब कुछ भी नहीं भाई, अब आप जा सकते हैं, यू मे गो। और अब सबके लिए यहाँ क्या खोल दिया गया, दरवाज़ा खोल दिया गया। तो अब इसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या बना दिया, तो विशुद्ध रूप से ये जब समाप्त हो गया, जब व्यापारी के एकाधिकार, ये जो ट्रेड मोनोपोली है, ट्रेड मोनोपोली ये क्या हो गया, ये समाप्त हो गया। ये क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो जैसे ये समाप्त हुआ तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब क्या बनकर रह गई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब क्या बनकर के रह गई, तो रह गई केवल राजनीतिक संस्था, राजनीतिक एवं प्रशासनिक संस्था, प्रशासनिक ये क्या बन के रह गई, संस्था या इकाई बनकर रह गई, ये रह गई। और सारा अधिकार अब किसके हाथ में आ गया, अब सारा अधिकार क्राउन के हाथ में आ गया। तो इस प्रकार से आपने देखा इस एक्ट के संबंध में, तो मुझे लगता है कि आप 100% समझ गए होंगे मेरी बात को। और इसी प्रकार से मन लगाकर देखिए, सुनिए, समझिए और अपने पर्सनालिटी को डेवलप करिए। मैं आपके भविष्य को देख कर आपके भविष्य से मैं ये समझने का प्रयास करता हूँ कि कैसे मैं आपके भविष्य को बेहतर बनाऊँ, क्या मुझसे आपको फ़ायदा हो सके, उस फ़ायदा को आप मुझसे ले सकें, इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। धन्यवाद।